उसे सेटिस्फाई नहीं है, या मैंने जवाब ही नहीं दिया विद इन 30 डेज, मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया, उस केस में क्या है, आप 5 चीजों में से कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं। 5 चीजों में से कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं। एज्यूम करो प्रॉपर ऑफिसर है, आप क्या क्या कर सकते हैं, बात करते हैं। सेक्शन 65 डिपार्टमेंट की ऑडिट इनिशिएट हो सकती है। सेक्शन 66 स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवाई जा सकती है। सेक्शन 67 इंस्पेक्शन सर्च सीजर के प्रोविजन को इनिशिएट किया जा सकता है। और proceed to determine the tax and other dues according with the section 73 और 74। तो आप 5 चीजों में से कोई भी चीज को आप इनिशिएट कर सकते हैं। कब? if no satisfactory explanation is furnished within a period of 30 days or such further period as may be permitted by him, or where the registered person after accepting the discrepancy fail to take the corrective measure in the return for the month in which the discrepancy is accepted। okay, please note one thing, where the अगर मैंने डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट कर ली और उसके बाद जो भी रिटर्न है, उस रिटर्न में उस डिस्क्रिपेंसी के लिए जितना भी टैक्स पेबल बनता है वो मैंने टैक्स और इंटरेस्ट पे नहीं किया, in that case the following 5 point can be any point can be initiated by the department। मैं बात करता हूं सेक्शन 62 की, असेसमेंट ऑफ द नॉन फाइलर ऑफ द रिटर्न। मतलब मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं बट मैंने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया सेक्शन 62 में, तो गवर्नमेंट कहता है कि यहां पे 62 में असेसमेंट किया जा सकता है। क्या है पॉइंट? notwithstanding anything to the contrary contained in 73 74 where a registered person failed to furnish the return under section 39 normally GSTR 3B और 45, इसका मीन 45 मतलब फाइनल रिटर्न जो GSTR 10 में जाता है। अगर 46 में नोटिस इशू कर दिया उसके बाद में भी रजिस्टर्ड पर्सन ने रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है? उनकी टैक्स लायबिलिटी को असेस कर सकता है टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रिलेवेंट मटेरियल व्हिच इज अवेलेबल और व्हिच हैज बीन गैदर्ड एंड इशू द असेसमेंट ऑर्डर। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया अगर उसके पास अवेलेबल है या उसने कहीं और से गैदर की है, उन दोनों चीजों को कंबाइंड करके BJA, अब मैं शॉर्ट में बेस्ट जजमेंट को BJA बोलूंगा, बेस्ट जजमेंट का ऑर्डर इनिशिएट कर सकते हैं, असेसमेंट ऑर्डर। अब पॉइंट ये आता है, अब मान लो जब बेस्ट जजमेंट करता है ना, नॉर्मली वो कई बार देखा गया है इसमें हरेसमेंट ज्यादा होता है। बेस्ट जजमेंट में क्या होता है? हरेसमेंट ज्यादा होता है। कैसे? सर टैक्स लायबिलिटी तो उन्होंने हायर साइड ले ली, जो मेरा इनपुट था कंसीडर ही नहीं किया, जो मेरा डेटा 2A मारा था उनको कंसीडर ही नहीं किया और उन्होंने BJ इश्यू कर दिया। सो क्या ये करेक्ट है? क्या इसको मैं बेस्ट जजमेंट बोल सकता हूं? क्योंकि अगर आप टैक्स लायबिलिटी बोल रहे हो तो साथ में मेरी ITC को भी कंसीडर करो। फॉर दिस हमें थोड़ी हेल्प मिल सकती है, जो सर्कुलर इश्यू किया गया था, जो SOP के बारे में बात करता है, उसमें एक पॉइंट लिखा गया है, जब भी BJA इश्यू करेंगे तब डेटा अवेलेबल इन द GSTR 13B एंड ऑल अदर सोर्सेज, एंड वहां पे वर्ड लिखा हुआ है GSTR 2A में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको भी कंसीडर किया जाएगा। So it means ITC should also be considered. And issue the assessment order within a period of 5 years। कितना टाइम लिमिट है? 5 साल। 5 साल कहां से काउंट होगा? फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 44, मतलब एनुअल रिटर्न की बात कर रहा हूं। फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द टैक्स नॉट पेड रिलेट्स। अब ये जो असेसमेंट इनिशिएट होगा, रूल 100 क्या बोलता है? The order shall be given in the ASMT 13 and साथ में क्या समरी अपलोड होगी इलेक्ट्रॉनिकली DRC 07 में। DRC 07 में समरी इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड होगी, तो ASMT 13 का नोटिस आएगा और साथ में DRC 07 का हमारे पास समरी आएगा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश द वैलिड रिटर्न विद इन 30 डेज, अगर 30 दिन में रिटर्न फाइल कर दिया जाता है, द सर्विस ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर shall be deemed to have been withdrawn। ध्यान रखना ये deemed to be withdrawal दो जगह लिखा हुआ है, एक सेक्शन 62 में, अभी हम थोड़ी देर बाद में और बात करेंगे। deemed to be withdrawal मतलब अगर मैंने 30 डेज में वैलिड रिटर्न फाइल कर दिया है
वैलिड रिटर्न फाइल कर दिया है। वैलिड रिटर्न का मतलब क्या? टैक्स इंटरेस्ट जो भी लाइबिलिटी बनती थी वो मैंने लाइबिलिटी भी पे कर दी विद फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। रिटर्न फर्निश नहीं किया, रिटर्न के साथ मैंने टैक्स भी डिपॉजिट किया है क्योंकि वैलिड रिटर्न की बात कर रहे हैं। बट द लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ऑफ द इंटरेस्ट 51 और फॉर द पेमेंट ऑफ द लेट फीस अंडर सेक्शन 47 सेल कंटिन्यू। हाँ, लेट फीस और इंटरेस्ट कंटिन्यू रहेगा बट पेनल्टी नहीं लगेगी। 63 की बात करता हूं, अनरजिस्टर्ड पर्सन की। इसका मतलब क्या है? मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं। 62 में हमने किसकी बात की? असेसमेंट ऑफ द नॉन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। जो बंदा रजिस्टर्ड है पर उसने रिटर्न फर्निश नहीं किया। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं पर मैं लायबल टू बी रजिस्टर्ड था। मैं रजिस्टर्ड ही नहीं था बट लायबल टू बी रजिस्टर्ड था, या मैं पहले रजिस्टर्ड था और मैंने कैंसिल करवा दिया, मैंने अपना नंबर सरेंडर कर दिया, बट स्टिल जो मेरा वैल्यू, जो मेरी टर्नओवर है, जो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर है, वो स्टिल इतनी है कि मुझे रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रखना था। इन दैट केस डिपार्टमेंट हैज द पावर टू डू द असेसमेंट इन द सेक्शन 63, notwithstanding anything to the contrary contained in 73-74 where a taxable person failed to obtain the registration even though is liable to do so, या जो रजिस्टर्ड था पर उसने अपना कैंसिल करवा दिया 29 सबसेक्शन 2 में, the proper officer may proceed to assess the tax liability to the best of his judgment for the relevant tax period and issue an assessment order within a period of 5 years. टाइम लिमिट वही सेम है, 5 साल। From the date specified in section 44 for furnishing of the annual return for the financial year to which the tax not paid relates, provided that no such assessment order shall be passed without giving the reasonable opportunity to the being heard. तो सर आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, उसके बिना आप कोई भी असेसमेंट ऑर्डर इशू नहीं कर सकते। ऑर्डर का फॉर्म क्या होगा? द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू द नोटिस in accordance with the provision of section 63 in ASMT 14 containing the ground the assessment is proposed to be made on the BJA and shall also serve the summary in the DRC 01. तो ASMT 14 plus DRC 01 कितना दिन का टाइम मिलेगा? सर 15 डेज का टाइम मिलेगा मुझे रिप्लाई फाइल करने के लिए। एंड फाइनली द ASMT 15 में नोटिस इशू होगा, ऑर्डर इशू होगा एंड समरी अपलोड होगी DRC 07 में। सेक्शन 64 की बात करता हूं, समरी असेसमेंट। इसको हम फास्ट ट्रैक असेसमेंट भी बोल सकते हैं या हम इसको प्रोटेक्टिव असेसमेंट भी बोल सकते हैं। प्रोटेक्टिव क्यों? डिपार्टमेंट अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। फास्ट ट्रैक क्यों? क्योंकि लगता है कि शायद डिपार्टमेंट के रेवेन्यू को नुकसान हो सकता है। दो रीजन है कि हो सकता है एसएससी ऐसा है जो इंडिया छोड़ के चला जाए। सेकंड पॉसिबिलिटी, जो टाइम लिमिट है सो कॉज नोटिस इश्यू करने की, अब मैं नॉर्मली अगर 73 या 74 की बात करता हूं, ठीक है, वहां पे एक टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है कि इतना टाइम में आपको सो कॉज नोटिस इश्यू करना है, और वहां पे मालूम है कि वो टाइम लिमिट खत्म होने वाली है और मेरे पास इतना सॉलिड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी मैं अगर असेसमेंट करना चाहूं जो भी डेटा अवेलेबल है तो उसके बेस में मैं सेक्शन 64 को यूज करके असेसमेंट कर सकता हूं, फास्ट ट्रैक असेसमेंट या प्रोटेक्टिव असेसमेंट। क्या कहता है 64? द प्रॉपर ऑफिसर ऑन एनी एविडेंस शोइंग द टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन कमिंग टू हिज नोटिस विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर, बिना एसी और जेसी के अप्रूवल के ये नहीं हो सकता, सेक्शन 64। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू इश्यू द असेसमेंट ऑर्डर if he has the sufficient ground to believe that any delay will adversely affect the interest of revenue। एसीडीसी ने अप्रूवल दे दिया कि ठीक है आप फास्ट ट्रैक असेसमेंट कर लो, तब क्या होगा? जो प्रॉपर ऑफिसर है वो फास्ट ट्रैक असेसमेंट में ऑर्डर इश्यू करेंगे ASMT 16 में, ASMT 16 में ऑर्डर इश्यू करेंगे और साथ में समरी अपलोड करेंगे DRC 07 में।
provided that where taxable person to whom the liability is not ascertainable and such liability pertain to supply the goods, person in charge of the supply of the goods, not supply the goods, person in charge of such goods shall be deemed to be the taxable person, liable to be assessed and liable to pay the tax and other amount. मान लो किसी वेयरहाउस ऑपरेटर के पास में कर रहा है, shall be deemed to be the taxable person liable to be assessed. 64(2) में बात करते हैं, on an application made by the taxable person within 30 days, on an application made by the taxable person, proper officer ने एसएससी को ऑर्डर इश्यू कर दिया, ठीक है। अब इसके पास क्या टाइम लिमिट है, क्या ये फर्दर अपील करेगा या इसके पास कुछ और ऑप्शन अवेलेबल है? 64(2) कहता है इसके पास एक ऑप्शन और अवेलेबल है। ये जो एसएससी है ये विद इन 30 डेज, ये जो एसएससी है ये विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द सच ऑर्डर, जो ये एएसएमटी 16 में मिला है, और ऑन इज ऑन मोशन एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर, अगर उनको ये लगता है कि ये ऑर्डर इरोनियस है तो ही में विड्रॉ सच ऑर्डर। अगेन यहाँ पे विड्रॉल की बात की गई। एक अभी अगर मैंने 62 में असेसमेंट का ऑर्डर इनिशिएट हुआ और विद इन 30 डेज अगर मैंने रिटर्न फाइल कर दिया तो क्या माना जाएगा? डीम टू बी विड्रॉल माना जाएगा। और यहाँ पे भी विड्रॉल का पावर है कि अगर कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर को या जॉइंट कमिश्नर को लगता है कि मैंने परमिशन तो दी थी लेकिन जो फाइनली ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर ने इश्यू किया है वो इरोनियस है, इन दैट केस या तो खुद अपनी इच्छा पर या एसएससी अगर एप्लीकेशन करता है उसको कंसीडर करते हुए तो वो ऑर्डर को विड्रॉ किया जा सकता है। द पर्सन रेफर्ड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 64 में फाइल एन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन जाएगी वो एप्लीकेशन एएसएमटी 17 में जाएगी और ऑर्डर फाइनली एएसएमटी 18 में इश्यू होगा। यहाँ पे मेरा असेसमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। एक मैं सर्कुलर डिस्कस कर लेता हूं, सर्कुलर 129, सभी को अच्छे से मालूम है ये सर्कुलर। रिटर्न फाइल नहीं किया, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा जो डिपार्टमेंट यूज करेगा? सबसे पहले सिस्टम जनरेटेड मैसेज टू ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन 3 डेज बिफोर द ड्यू डेट। एक बार समझने के लिए इस एसओपी को मैं मान लेता हूं कि सपोज कि रिटर्न है जिसका ड्यू डेट 28 है, 3B एक रिटर्न है, मान लो मैं जनवरी की बात कर रहा हूं, इसका ड्यू डेट क्या है? 28 फेब है। कोई भी मंथ ले लेना, मैं नंबर ऑफ डेज एग्जैक्टली काउंट नहीं कर रहा। सिस्टम जनरेटेड मैसेज आएगा 3 दिन पहले, मतलब 17th को सिस्टम जनरेटेड मैसेज आएगा। जिस दिन ड्यू डेट है 28 को, जिस दिन ड्यू डेट ओवर हो जाती है, अगेन 21 तारीख को सिस्टम जनरेटेड मेल जाएगा, मैसेज आएगा। यहाँ पे सभी को जाएगा इस बार। किसको जाएगा? ऑथराइज सिग्नेटरी प्लस प्रोपराइटर प्लस अगर पार्टनर है, डायरेक्टर है, करता है, जितने भी लोगों के नाम नंबर आपने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में दिए हैं उन सभी को वो सिस्टम जनरेटेड मेल और मैसेज जाएगा। 5 दिन और वेट किया जाएगा, मतलब 25 फेब तक वेट किया जाएगा। उसके बाद में एक नोटिस इशू होगा जीएसटीआर 3A में, नोटिस इशू होगा जीएसटीआर 3A में, रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश द सच रिटर्न विद इन 15 डेज, कि आप रिटर्न फाइल करो विद इन 15 डेज। फेब को कंसिडर नहीं कर रहा, कोई भी मंथ होगा जिसमें 30 दिन होते हैं, तो नॉर्मली 10 तारीख तक 10th ऑफ अप्रैल तक मुझे टाइम मिलेगा कि सर आप अपना जीएसटीआर 3B फाइल कर दो। अगर मैंने जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया तो क्या होगा? एएसएमटी 13 में ऑर्डर इश्यू होगा, सच रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद इन 15 डेज, then tax liability will be assessed under section 62 to the best of his judgment and we would issue the order in ASMT 13. The proper officer would upload the summary in the DRC 07. Next line important है, कि जब ऑफिसर ऑर्डर इशू करेंगे तो क्या क्या चीजों को ध्यान में रखेंगे? GSTR 1, GSTR 2A also, information available from e-way bill or any other sources including inspection in section 671.
सर्च, सीजर, इंस्पेक्शन, जो भी डेटा अवेलेबल है सभी डेटा को यूज करके 62 में वो बीजेए कर सकते हैं, क्योंकि बीजे 62 में क्या वर्ड लिखा हुआ है सर? और इंफॉर्मेशन गैदर्ड, और इंफॉर्मेशन गैदर्ड। अगेन अगर मैंने 30 डेज में रिटर्न फाइल कर दिया तो ये डीम टू बी विड्रॉल हो जाएगा। अगर 30 डेज भी क्रॉस अनफर्निश है, प्रॉपर ऑफिसर में इनिशिएट द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 78 और 79। रिकवरी के प्रोसीजर इनिशिएट होंगे इंक्लूडिंग सेक्शन 83, प्रोविजनल अटैचमेंट इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट। पैरेलली उन्होंने क्या कहा? प्रॉपर ऑफिसर वुड इनिशिएट एक्शन 29 के भी जो प्रॉपर ऑफिसर को पावर दिए गए 29(2) टॉकिंग अबाउट द पावर। तो 29(2) में क्या होगा? रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर मुझे पेनल्टी के बारे में भी डिस्कशन करना है, क्वेश्चन आंसर लास्ट में मैं ले लूंगा 10 मिनट, ठीक है। 122 की बात करता हूं, पेनल्टीज। पेनल्टीज में सेक्शन कहां से स्टार्ट है? सेक्शन 122 से स्टार्ट है और सेक्शन 128 तक है। ये पेनल्टीज के बारे में बात करता है। हायर amount equivalent to the tax evaded or tax not deducted or short deducted or not paid to the government or collected, 52 वाला not collected or collected but not paid etc। तो यहाँ पे पेनल्टी का अमाउंट 21 टाइप की गलती के लिए सेम है। ऑल 21 टाइप ऑफ द पेनल्टीज, ऑल 21 टाइप ऑफ द पेनल्टीज सेम पॉइंट है कि टैक्स जो पेनल्टीज लगेगी वो 10,000 और टैक्स विचएवर इज हायर है। एक बार डिस्कस कर लेते कौन कौन से ऑफेंसेस है। सप्लाई एनी गुड्स और सर्विसेज विदाउट इश्यू ऑफ एनी इनवॉइस और फॉल्स इनवॉइस, इश्यू एनी इनवॉइस विदाउट सप्लाई द गुड्स। मतलब मैं इनवॉइस इश्यू करता हूं, फेक इनवॉइस बोल सकता हूं, बट मैं गुड सप्लाई नहीं करता। कलेक्ट एनी टैक्स बट फेल टू पे द सेम टू द गवर्नमेंट। collect any tax in contravention provision of this act but fail to pay the same to the government beyond a period of 3 months. Fail to deduct the tax in accordance with the provision of section 51, यहाँ पे in accordance with the provision of section 52, take or utilize the actually in contravention of the provision of the act or the rules made thereunder, fraudulently obtain the refund of the taxes under this act, take or distribute ITC contravention of section 20 or the rules made there. Execute financial record or produce fake account or document or furnish any false information liable to be registered but not registered. Any false information furnished at the time of the registration or subsequently obstruct or prevent any officer in discharging the duty. Transport any taxable goods without the cover of the document. Suppress his return leading to evasion of the taxes. Fail to keep, maintain or retain books of accounts and other document in accordance with the provision of this act. Fail to furnish the information of the document called by any officer in accordance with the provision of this act or the rules made thereunder. Supply, transport or stores any goods. Issue any invoice or the document by using the registration number of another person. Tamper or destroy any material evidence. Dispose of or tamper with any goods that have been detained, seized or attached. ये 21 type of the different offenses है, same penalty है। प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ आता है मालूम? यहाँ पे थोड़ा सा डाउट ये आता है, कुछ एक ऐसे ऑफेंसेस की काउंटिंग यहाँ पे की गई, टैक्स कलेक्ट कर लिया बट डिपॉजिट नहीं किया, फेल टू कलेक्ट द टैक्सेस है, तो ये पर्टिकुलर, और आईटीसी ले लिया, ये सारे पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, अगर आप सेक्शन 73 या 74 को देखोगे वहां पे भी 3-5 टाइप की बातें लिखी गई है। भाई टैक्स कलेक्ट किया, पे नहीं किया, या इरोनियसली रिफंड ले लिया, या आईटीसी गलत ले ली, वहां पे 5 टाइप की बातें लिखी गई है और वो सेम बातें यहाँ पे लिखी गई है। इसका मतलब क्या हुआ? जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो चीजें 73 में कवर है उनका प्रोसेस 73 के थ्रू इनिशिएट होगा, उनका प्रोसेस 73 के थ्रू इनिशिएट होगा। टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, इरोनियसली रिफंडेड,
आईटीसी रॉन्गली टेकन, यूटिलाइज और रॉन्गली टेकन, रॉन्गली अवेल। तो इन 5 चीजों के लिए जो 73 और 74 है जो स्पेसिफिक बात करता है, वहां पे इनिशिएट होगी रिकवरी, और बाकी जो पॉइंट बचते हैं उनके लिए 122 का पेनल्टी इनिशिएट होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। 122 सबसेक्शन 2 बात करता है, सो 122 सबसेक्शन 1 किसके ऊपर एप्लीकेबल है? एक बार 122 सबसेक्शन की बात करता हूं। ये एप्लीकेबल है टैक्सेबल पर्सन के लिए। टैक्सेबल पर्सन मींस जो रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है बट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, दोनों कवर होते हैं टैक्सेबल पर्सन में। 122(2) की बात करता हूं, यहां पे एनी रजिस्टर्ड पर्सन लिखा हुआ है, मतलब ये लाइबल टू बी रजिस्टर्ड को कवर नहीं करता है। वो सप्लाई एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच द टैक्स हैज नॉट बीन पेड, एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज है 73-74 की। टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और erroneously refunded और ITC wrongly availed और utilized, एग्जैक्टली सेम पॉइंट है जो 73-74 बात करता है। फॉर एनी रीजन अदर देन द रीजन ऑफ द फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट फॉर रीजन ऑफ द फ्रॉड, क्या पेनल्टी होगी सर? इक्वल टू द 10,000 और द टैक्स ड्यू व्हिचएवर इज हायर। अगेन मेरे हिसाब से इनकी जो भी रिकवरी या जो भी नोटिस प्रोसेस होगा वो 73-74 वाला इनिशिएट होगा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। सो आई मे बी करेक्ट और आई मे नॉट बी करेक्ट। 122(3) की बात करता हूं, ये बात करता है एनी पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ है? रजिस्टर्ड है तब भी, लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है तब भी, अगर दोनों भी नहीं है तब भी 122(3) की पेनल्टी को इनिशिएट किया जा सकता है। एनी पर्सन वो एड और अबेट एनी ऑफेंसेज स्पेसिफाइड इन पर्टिकुलर 21, वो जो 21 टाइप के ऑफेंसेस थे उनमें करने में मैं सहायता करता हूं। मान लो कोई इंप्लॉई है, कोई कंपनी जो ये पर्टिकुलर ऑफेंस करती है, उनके लिए तो 122(1) की पेनल्टी लग गई, पर उसको करने में सहायता करने वाला कोई पर्सन है, मान लो कोई ट्रांसपोर्टर है, कोई इंप्लॉई है, कोई डायरेक्टर है, उनके लिए कौन सी पेनल्टी लगाई जा सकती है? 122(3) वाली पेनल्टी लगाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो एनी पर्सन लिखा हुआ है। एड और अबेट एनी ऑफ द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड, वो 21 टाइप के, एक्वायर पोजीशन और in any way concern himself in transporting, removing, depositing, keeping, counseling, supply or purchase or any other manner deal with any goods which he knows or has reason to believe that liable to be confiscated under this act or rules made thereunder. Clause C बात करता है receive or in any way concern with the supply or in any other manner deal with the supply of the services which you know or reason to believe that it is in contravention। तो मतलब गलत था प्रोविजन के अकॉर्डिंग, बट उसमें फिर भी मैं रिसीव करता हूं तो भी मेरे ऊपर 122(3) की पेनल्टी लगाई जा सकती है। फेल टू अपीयर बिफोर द ऑफिसर, और समन इश्यू हो चुका, मैं मैंने एविडेंस नहीं दिया या प्रोड्यूस नहीं किया। fail to issue the invoice in accordance with the provision of the act or the rules made thereunder, or fail to account for an invoice in his books of accounts shall be liable to the penalty which may extend to 25,000। अब यहाँ पे एक पॉइंट पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा which may extend to, क्या मतलब यहाँ पे 25,000 की पेनल्टी होगी? आंसर इज नो, अप टू 25,000 हो सकती है। जब वर्ड अप टू लिखा आता है कहीं किसी भी पेनल्टी में, जब वर्ड अप टू लिखा आता है तो यहाँ पे एक सेक्शन 126 को भी अपने को ध्यान में रखना है। क्या है सेक्शन 126? अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। और जहां पे अमाउंट अभी हमने फर्स्ट में क्या लिखा था? 10,000 और टैक्स विचएवर इज हायर, इसका मतलब फिक्स पेनल्टी है। पेनल्टी कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट, या तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड हो सकता है परसेंटेज के रूप में हो या अमाउंट के रूप में, पर फिक्स है। और दूसरा अप टू है, मतलब डिस्क्रिशनरी है। अगर कोई पेनल्टी डिस्क्रिशनरी है तो यहाँ पे एक सेक्शन है जो 126, वो हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। 123 पेनल्टी फॉर फेलियर टू फंड इज द इंफॉर्मेशन रिटर्न। इंफॉर्मेशन रिटर्न के प्रोविजन कहां पे गवर्न है? सेक्शन 150 में गवर्न है। If a person who is required to furnish the information written under section 150 fail to do so, 150 क्या है सर? जैसे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इन सब की लाइबिलिटी है कि एक इंफॉर्मेशन रिटर्न सबमिट करना है अंडर सेक्शन 150।
जो भी जिसके पास में भी डेटा अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्टर्ड पर्सन, उनको डेटा देना है। अब प्रॉब्लम क्या है या पॉइंट क्या है, सेक्शन 150 कहता है किस फॉर्म में देना है, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड लिखा हुआ है, पर आज की तारीख में 150 के लिए कोई भी फॉर्म नोटिफाई नहीं हुआ है, कोई भी फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड नहीं हुआ है, मीनिंग आज की तारीख में सेक्शन 150 नॉट इन ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशनल नहीं है अभी ये 150। पर जब भी ऑपरेशनल होगा तब अगर वो पर्टिकुलर बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी डेटा नहीं देती है तो क्या होगा, उस केस में डिपार्टमेंट 123 की पेनल्टी लगा सकती है, बट बहुत छोटी अमाउंट है लेकिन है पेनल्टी। पेनल्टी क्या है, 100 रुपीज पर डे, 100 रुपीज पर डे और रुपीज 5000 विच एवर इज हायर। बहुत छोटा अमाउंट है पेनल्टी का, बट पेनल्टी है। सिमिलरली 124 बात करता है स्टेटिस्टिक्स फर्निश करने की। अगेन ये ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि इसका फॉर्म अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है, बट पेनल्टी का अमाउंट है। एक और पढ़ लेते हैं। If any person required to furnish any information or the written under section 151 without reasonable cause fail to furnish such information or the written as may be required under that act, without reasonable cause fail to furnish such information or the written as may be required under that sections 151 में willful furnish or cause to furnish any information which you know to be false, he shall be punishable with a fine which may extend to 10,000 rupees, and अगर continuing offense है तो फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 100 रुपीज पर डे, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 25,000। जनरल पेनल्टी की बात करता है, एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावीन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर फॉर विच नो सेपरेट पेनल्टी इज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट शैल बी लायबल टू बी पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 25,000। पहला बात है, जहां पे कोई पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तब 125 को अट्रैक्ट कर सकते हो। मान लो किसी चीज के लिए स्पेसिफिक पेनल्टी है, अब मैं 123 की बात करता हूं, फेलियर टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिटर्न या स्टैटिस्टिक्स फर्निश नहीं किए, तो वहां पे पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है। अगर मान लो वो पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है तो उसी पावर में यूज किया जाएगा, पेनल्टी लगाने के लिए उसी पावर को यूज किया जाएगा। 125 उन सब बातों के लिए लगाया जा सकता है, कहीं पेनल्टी थी तो ठीक है, बट अगर कोई नॉन कंप्लायंस था, पेनल्टी नहीं थी, तो 125 को लगाया जा सकता है। अगर आप एक सर्कुलर याद करोगे डिपार्टमेंट का रिगार्डिंग रूल 46, रूल 46 किसके बारे में बात करता है, इनवॉइस में क्या क्या पैरामीटर हमें देने उसके बारे में बात करता है। वहां पे एक स्पेसिफिक क्लॉज है जो कि बात करता है अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो आपको स्टेट कोड भी मेंशन करना है। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक रूल 46 क्लॉज ओ है शायद, ठीक है। स्टेट कोड की भी बात करता है। डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इश्यू किया और कहा कि अगर उन्होंने स्पेसिफिकली डेडिकेट किया था वो सर्कुलर बाय सेइंग दैट इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी आर नॉर्मली फॉलोइंग द प्रैक्टिस नॉट टू मेंशन द स्टेट कोड। तो उन्होंने कहा कि ये माना जाएगा कि आप जो ये कर रहे हैं 46 का नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है, इसके लिए आपकी जनरल पेनल्टी लगाई जा सकती है 25,000 रुपए की। अभी जो हम बात कर रहे थे ना 126 की, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं 126 क्या है। नो ऑफिसर अंडर दिस एक्ट shall impose any penalty for minor breach of, in particular, any omission or mistake in documentation which easily rectifiable and made without fraudulent intent or gross negligence। यहाँ पे क्या है, कोई भी ऐसी मिस्टेक या ओमिशन जो कि इजीली रेक्टिफाई किया जा सकता था और जिसको करने के लिए उसका इंटेंशन गलत नहीं था। अगेन रिपीट करता हूं, कोई भी ऑफिसर पेनल्टी इंपोज नहीं करेगा फॉर माइनर ब्रीच। माइनर ब्रीच का मतलब क्या है, अभी हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। नो ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल इंपोज द पेनल्टी फॉर द माइनर ब्रीच ऑफ द टैक्स रेगुलेशन और द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट एंड इन पर्टिकुलर एनी ओमिशन और मिस्टेक इन डॉक्यूमेंटेशन विच इज इजीली रेक्टिफिएबल, देन कोई भी पेनल्टी इंपोज नहीं की जाएगी। पहले आप है ना 126 का सबसेक्शन 6 पढ़िए, ये कब एप्लीकेबल होगा 126। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, मतलब ये कब अप्लाई नहीं होगा, ये बात पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा ये कब अप्लाई होगा। शैल नॉट अप्लाई इन सच
case where the penalty specified under this act is either a fixed sum or expressed as a fixed percentage. मतलब कहीं अगर पेनल्टी फिक्स्ड सम है या फिक्स्ड परसेंटेज है तो आप 126 को लगा नहीं सकते. तो 126 कब लगाया जाएगा? जहां पे भी पेनल्टी अप टू है, जहां पे भी पेनल्टी डिस्क्रिशनरी है, वहां पे 126 को ध्यान में रख के पेनल्टी को लगाना है. तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर ब्रीच माइनर है तो आप कोई भी पेनल्टी नहीं लगाओगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन. ब्रीच का मतलब क्या? द ब्रीच, माइनर ब्रीच का मतलब क्या? अगर टैक्स जो इन्वॉल्व है वो 5,000 रुपए तक का है, इज लेस देन 5,000. Any omission or mistake in the documentation shall be considered to be easily rectified if the same is an error apparent on the face of the record. The penalty imposed under this act shall depend on the fact and circumstances of each case and shall be commensurate with the degree and severity of the breach. No penalty shall be given without opportunity of being heard. The officer shall, while imposing the penalty in any order for a breach of any law, regulation or procedural requirement, specify the nature of the breach and the applicable law, rules or procedure under which the amount of the penalty has been specified. तो नेचर उसे बताना पड़ेगा और under which the amount of the penalty has been specified. When the person voluntarily disclosed to an officer, यहाँ पे मालूम चला कि मैंने कोई गलती तो कर दी है, ठीक है, पर अब वो गलती डिपार्टमेंट ने फाइंड आउट की, उसके पहले मैं खुद वॉलंटरली बता देना चाहता हूं. जहां पे एक पर्सन खुद डिस्क्लोज करता है वॉलंटरली, अंडर दिस एक्ट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ब्रीच ऑफ द लॉ प्रायर टू द डिस्कवरी बाय द ऑफिसर. तो प्रॉपर ऑफिसर को यह फैक्ट कंसीडर करना है टू मिटिगेट द फैक्टर व्हेन क्वांटिफाइंग द पेनल्टी फॉर दैट पर्सन. तो यहाँ पे ज्यादा पेनलाइज नहीं करना है. 127, 128 तो छोटी छोटी पेनल्टी है, उसके बाद में हम बात करेंगे 2 मिनट 2A के रिगार्ड में, और उसके बाद में ओपन रहेगा फॉर क्वेश्चन एंड आंसर. सेक्शन 127 बात करता है पावर टू इंपोज द पेनल्टी इन सर्टेन केसेस. जब भी प्रॉपर ऑफिसर को ये लगता है कि पर्सन पेनल्टी के लिए लायबल है और 5 जगह कवर्ड नहीं है, सेक्शन 62 में जो हमने बात की थी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, सेक्शन 63 में, सेक्शन 64 में, ये हम तीनों असेसमेंट के चैप्टर में कवर कर चुके हैं, और 73 में, 74 में या 129 में, 130 में, सॉरी, यहाँ पे टोटल 7 चीजों को एक्सक्लूड किया गया कि अगर पेनल्टी डिटर्मिनेबल है और इन 7 के अलावा है, इन 7 में है तो ठीक है, जो भी वो प्रोविजन बोलते हैं, पर्टिकुलर सेक्शन बोलता है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा. बट अगर 7 में कवर्ड नहीं है तो पेनल्टी का ऑर्डर इश्यू करना मैंडेटरीली रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 127, और साथ में रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हमेशा दी जाएगी. 128 पावर टू वेव द पेनल्टी और द फीस और बोथ. गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन वेव इन पार्ट और फुल. ये हमको मालूम है कि गवर्नमेंट वेव कर सकते हैं पार्ट में या फुल में. क्या चीज? जो भी पेनल्टी लिखी गई है 122 में, 123 में, 125 में. इसका मतलब क्या हुआ? 124 इज नॉट कवर्ड. स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट यहाँ पे कवर्ड नहीं है. और एनी लेट फीस सेक्शन 47, हमें मालूम है जीएसटीआर 3B को अगर हमने टाइमली फाइल नहीं किया तो हमारे ऊपर लेट फीस लेविएबल है. 1 को फाइल नहीं किया तो लेट फीस लेविएबल है. तो इस जो लेट फीस का डिटर्मिनेशन है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? सर सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग होगा. इसको भी गवर्नमेंट के पास पावर है टू पार्ट या फुल इसको रिड्यूस करने का या वेव ऑफ करने का. फॉर सच क्लास ऑफ द टैक्स पेयर एंड अंडर सच मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस एज में बी स्पेसिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन द काउंसिल. सेक्शन 47 में लेट फीस की अगर बात करूं तो लेट फीस को कई बार वेव ऑफ किया अलग अलग तरीके से. पहले 100 रुपीज पर डे था, अगर सेक्शन 47 को रेफर करता हूं 100 रुपीज पर डे है. बट अभी हम जानते हैं कि 3B अगर मैंने फाइल नहीं किया तो लेट फीस क्या है? अगर नील टैक्स लाइबिलिटी है तो 10 रुपीज पर डे, और अगर टैक्स लाइबिलिटी है तो 25 रुपीज पर डे. कैसे इश्यू किया? सर पावर 1 सेक्शन 128 के पावर को यूज करते हुए गवर्नमेंट ने उस लेट फीस को रिड्यूस किया है. कई जगह हमने देखा है कि लेट फीस को कंप्लीटली वेव भी किया है, कंप्लीटली वेव भी किया है. सो दीज आर द पॉइंट. जीएसटीआर 2A ये लास्ट डिस्कशन है, उसके बाद हमारे पास 15 मिनट 10-15 मिनट रहेंगे, हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे. जीएसटीआर 2A 1 मिनट दीजिए मुझे.
बना के जाना पड़ता है शटर डाउन कर करके। बोला करता कोई ग्राहक आएगा तो कम से कम एटलीस्ट अरुण जी, हेलो। हाँ, अरुण जी यहाँ पे मेरे में नहीं दिखाई देगा, बट हाँ अभी जो फॉर्म आया है उस फॉर्म की अगर बात करें, वो फॉर्म है ITC 02A, करेक्ट, सॉरी ऊपर थोड़ा सा मिस्टेक है, GSTR नहीं है, ITC 02A है। ये जो फॉर्म आया है वो रूल 41 कैपिटल ए के कारण आया है। रूल 41 कैपिटल ए क्या बात करता है कि ट्रांसफर ऑफ द क्रेडिट ऑन ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस within the state or UT. A registered person who has obtained the separate registration for multiple place of the business in accordance with the provision of the rule 11. मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस, पहले यहां पे रिक्वायरमेंट थी कि मैं बिजनेस वर्टिकल अगर मेरा अलग है तो मैं एक स्टेट में 2 नंबर ले सकता हूं, मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं। अगर मेरा बिजनेस वर्टिकल सेम है तो मैं नहीं ले सकता। उसके बाद में ये बिजनेस वर्टिकल की रिक्वायरमेंट को चेंज किया गया, वहां पे मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए भी मैं अगर डिफरेंट जीएसटी नंबर लेना चाहूं तो मैं ले सकता हूं। A registered person who has obtained the separate registration for multiple place of business in accordance with the provision of the rule 11 and who intend to transfer either wholly or partly the unutilized ITC lying in his electronic credit ledger to any or all of the new registered place of the business shall furnish within a period of 30 days from obtaining such separate registration and the details in the ITC 02A electronically on the common portal either directly or through a facilitation center notified in this behalf by the commissioner. एक रजिस्टर्ड पर्सन जो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लेता है और वो ट्रांसफर करना चाहता है अपनी अनयूटिलाइज आईटीसी को, किसको? जो नया रजिस्ट्रेशन है उसको। तो उसे क्या करना पड़ेगा? उन्हें विद इन 30 डेज जो नया रजिस्ट्रेशन लिया उसके 30 दिन के अंदर ITC 02A फिल करना है इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल, प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी ट्रांसफर्ड टू द न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटी इन द रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड होगा? वैल्यू ऑफ द एसेट के रेशियो में डिवाइड होगा, हेल्ड बाय देम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशंस। अब अगर मैं बात करूं यहां पे एक्सप्लेनेशन की, तो इसने वैल्यू ऑफ द एसेट के मतलब समझाया कि वैल्यू ऑफ द एसेट का मतलब है वैल्यू ऑफ द एंटायर एसेट्स, भले उस पे ITC लिया है या नहीं लिया है। द न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन शैल ऑन द कॉमन पोर्टल एक्सेप्ट, अब देखो मिस्टर ए ने एक नया बिजनेस ओपन किया, ये मान लो लोकेशन मेरा दिल्ली में चांदनी चौक में है और ये दूसरा दिल्ली में मान लो ITO में है। तो चांदनी चौक वाला पर्सन जो जीएसटी नंबर है वो क्या करेगा? ITC 02A फिल करेगा टू ट्रांसफर द इनपुट टैक्स क्रेडिट, एंड जो ये रजिस्टर्ड पर्सन है जो नया रजिस्ट्रेशन है, the newly registered person shall on the common portal accept the details so furnished by the registered person and upon such acceptance जो भी ITC unutilized थी जो 02A में भरी हुई है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। सो एक बार मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूं। मैं रिटर्न डैशबोर्ड में चला गया था, अभी मैं आपको यहाँ पे मैंने सर्विसेज पे क्लिक किया, यहाँ पे रिटर्न्स में गया और ITC फॉर्म में गया। जब मैं ITC फॉर्म में गया तो यहाँ पे ITC से रिलेटेड सारे फॉर्म दिखाई देंगे, ITC 01, ITC 02, 03, 04, ठीक है, बट मैं सिर्फ ITC 02A की बात कर रहा हूँ।
यहाँ पे देखो ट्रांसफर आईटीसी और टेक एक्शन, ये किसके लिए, ये जो ट्रांसफर कर रहा है ट्रांसफर के लिए, ठीक है। और टेक एक्शन मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा न्यू एंटिटी को, ये रेसिपिएंट के लिए। डिक्लेरेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द आईटीसी परसेंट टू द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 2। एक बार इसको क्लिक करके भी देख लीजिए, ट्रांसफर आईटीसी, यहाँ पे ट्रांसफर का जीएसटीएन नंबर लिखना है। डिक्लेरेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद इन द स्टेट और यूटी। जीएसटीआईएन नंबर ट्रांसफर का, लीगल नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ट्रेड नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आईटीसी को कैसे ट्रांसफर करना चाहता हूँ, सीजीएसटी को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, एस को करना चाहता हूँ, आई को करना चाहता हूँ, सेस को करना चाहता हूँ, जो भी उसको मैं कर लूंगा। अमाउंट ऑफ द आईटीसी टू बी ट्रांसफर्ड, एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे टेक एक्शन के रिगार्ड में, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर इज नो पेंडिंग एक्शन एट दिस टाइम। डिक्लेरेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ आईटीसी परसुएंट टू द रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 50 सबसेक्शन 25 सबसेक्शन 2। दूसरा भी एक पॉइंट है यहाँ पे, यूजर सर्विसेज में डायरेक्टली ऑप्शन दिया गया आईटीसी 02 पेंडिंग फॉर एक्शन। रेसिपिएंट, जो रेसिपिएंट है, न्यू एंटिटी है, वो यहाँ भी क्लिक करके डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकती है। तो दो वे है जाने का न्यू एंटिटी के लिए। आई होप सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा भूपेंद्र जी प्लीज कंफर्म करें कि जो अपनी रिक्वायरमेंट थी आईटीसी 02 के रिगार्ड में, 02 कैपिटल के रिगार्ड में, और भी कोई है तो मुझे बता दीजिए। मेरी तरफ से ये जो आज का डेलिब्रेशन था वो कंप्लीट है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अच्छे से डील करे आपने सर। थैंक यू अरुण जी फॉर सच ए वंडरफुल डेलिब्रेशन। और एज यूजुअल, जैसे मतलब मैं देखता था क्लास में, आप जिस हिसाब से ये रेड सर्कल बना के जो समझाते हैं ना सर, वर्ड टू वर्ड, ये एक अपने आप में एक यूनिक है सर। और मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा सर अपने ब्रांच के चेयरमैन सुरेश नंदवानी जी को। एक सेकंड सर, मैं देख लूं जी। सुरेश जी, थैंक यू भूपेंद्र जी। हाँ सुरेश जी, प्लीज सर एड्रेस करें सर। मैं आज के जितने भी मेंबर उपस्थित हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और स्पेशली टू अवर गेस्ट स्पीकर टुडे। और नाउ आई हैंड ओवर टू वाइस चेयरमैन। अब हमारे मनप्रीत सिंह गंभीर जी भी कुछ कहना चाहते हैं, हमारे वाइस चेयरमैन। नमस्ते सर, नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल द मेंबर्स जिन्होंने कीमती वक्त निकाला है। वेब सीरीज चला हमारी जो चल रही है, उसमें वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपके पास हर टॉपिक के लिए, हर टॉपिक से रिलेटेड हम नॉलेज पहुंचा पाए, और होपफुली वी आर गेटिंग सक्सेसफुल इन दैट मैटर। सबसे बड़ा देखो धन्यवाद का हकदार तो भूपेंद्र भाई है हमारा, सारा उसी ने मैनेज बना के सब कुछ ही नहीं किया है, हमारा कोई रोल नहीं है, हमें तो वो बुलाता है। नहीं सर, गेस्ट फैकल्टी है, इनकी वजह से मैं इकट्ठे करके क्या करूंगा सर। ये जो फैकल्टी जो गुरुजी हमारे ये आ रहे हैं ना सर, नहीं फैकल्टी का तो बहुत बड़ा रोल है, सबको अरेंज करने का, तो जेल अप करने का काम है भूपेंद्र ने किया आज हमारे। तो अरुण चेयरमैन सर, थैंक यू अरुण जी। अरुण जी, पिछली बार मैंने बहुत बार ट्राई किया आप तक पहुंचने की। आई थिंक योगेश को मैंने काफी बार कहा कि सर वी नीड टू गेट इन टच विद, मैंने सुमित को भी काफी बार कहा, पर फिजिकली नहीं हो पाया। जैसे भूपेंद्र ने कहा, हमने बहुत ट्राई किया, 3-4 बार तो मेरा सुमित से ही बात हुई थी कि दैट वी नीड, जब हमारे पास ना सेमिनार कराने की बात होती थी, हम 5-6 नाम देखते थे, तो आपका नाम भी बड़ी बार आता था। 1-2 बार तो डेट्स क्लैश हो गई, एक बार सिनेरियो नहीं बना, एक बार फिर किसी और स्पीकर को। इस बार मतलब लकीली हम लकीली आपको वेबिनार के थ्रू सुन पाए, नहीं तो हमेशा वेबिनार अच्छा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। वेबिनार हो गया कि आप रिमोटली भी आप अपने बात को शेयर कर सकते हैं, और क्या है कि यहाँ पे डेट क्लैश होने का कोई पॉइंट ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो है ही है। देखो पहले ट्रेंड ही सेमिनार्स का था, वेबिनार्स का ट्रेंड तो कोरोना वायरस जी लेके आए हैं कि नहीं अब तो वेबिनार में शुरू हो जाओ, वहां से छोड़ दो। लेकिन सर एक रिक्वेस्ट है, जब भी मतलब ये सेमिनार्स का प्रोसीजर दोबारा शुरू होगा, यू नीड टू बी देयर इन द पानीपत, एक बार जरूर आना सर। सर डेफिनेटली सर, इट्स माय प्लेजर सर, मैं खुद भी आना चाहता हूँ। उसके बाद आप खुद आओगे, आप फोन करोगे कि मनप्रीत जी बुला लो। अच्छा डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल द मेंबर्स। सर ऑफिस टाइम है तो सारे बिजी होंगे, मैं किसी का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो थैंक यू अरुण जी अगेन। ठीक है सर, मैं सिर्फ एक पॉइंट कहना चाहता हूँ, जो ये क्वेरीज है, मैं सर ये सर मैं
क्वेरी के रिगार्ड में भूपेंद्र जी आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि सेकंड वापस मेरा वो है सेमिनार, तो जितनी भी क्वेरीज आई है मैं उनको कॉपी कर लेता हूं और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा आपको मेल पर, और आप जो रिसिपिएंट है, जो भी रिसिपिएंट, आप उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा मेरा आंसर। श्योर सर, कोई दिक्कत तो आई विल कंपाइल इन 1 or 2 days एंड देन आई विल सेंड ऑल द रिप्लाई। जो भी मैंने इनको हम ना जैसे ब्रांच से सबको आपकी पीपीटी अगर कोई है वो भेजेंगे ना, जैसे तो उसके साथ ये अटैचमेंट भेज देंगे। अटैचमेंट साथ में पीपीटी तो मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, जस्ट जैसे सेशन कंप्लीट हुआ है। बट इसके लिए मैं 2 दिन का टाइम लूंगा, और 2 दिन में मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इसको कंपाइल करके क्वेरीज को, उसका भी सेपरेट पीपीटी में आपको एक साथ शेयर कर दूंगा, व्हिच यू कैन फॉरवर्ड कर देंगे। 2 दिन बाद वो मेल भी फॉरवर्ड कर देंगे सबको। ठीक है भूपेंद्र जी, ठीक है सर, ठीक है भूपेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, ठीक है अरुण जी, थैंक यू। थैंक यू सुरेश जी, प्रणाम। मीटिंग एंड करें सर? भूपेंद्र जी मीटिंग कंक्लूड करें? कंक्लूड कैंडी करो, मैं तो एंड बटन पे जा रहा था बस मैं। जी इधर से इधर हो जा रहे हैं ना। ठीक है जी, आगे भाई कवर कर लो। हाँ, लंच ले लो अपने अपने ऑफिस में घर पे, ठीक है। आज का काम करा दो, आया था बस अब मीटिंग एंड हो रही है साहब, खत्म। मैडम का फोन आया था संगीता मैम को, भेजनी है बैलेंस शीट, तो मैंने वो एंट्री पोस्ट करने के लिए कह दी है। अरे अदर मेंबर भी ठीक है साहब, सुनो अदर मेंबर